नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी को आज बसंत पंचमी है तो उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी के लिए इस पर्व पर ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है उसका नया बैच स्टार्ट हुआ है और वो रहने वाला है इंग्लिश मीडियम का। और आज उसकी फर्स्ट क्लास भी आपकी रहने वाली है और क्लास का नाम रहने वाला है साथियों सोइल साइंस की क्लास फर्स्ट। और इसमें आप सभी को जो सर है रमेश जी सर है वो आपको समझाएंगे सोइल फर्टिलिटी का क्या इतिहास है, मतलब जो मृदा उर्वरता है इसका क्या इतिहास है। और साथियों उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं, इसको काफी साथी यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे क्योंकि आप सभी के मन में रहता है कहीं ना कहीं सर हम फाउंडेशन की तरह हम तैयारी करना चाहते हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं और हम हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं फाउंडेशन की तैयारी करके आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर डब्ल्यू की तैयारी करना चाहते हैं, प्री पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब उनमें सेलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस बैच के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेगी और कैसे इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ यूनिकनेस के साथ में आपको समझाया जाने वाला है। और सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसमें सेमेस्टर की क्लासेस आएगी। किसमें? सेमेस्टर की। आपके सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो चाहे आपके सोइल हो, चाहे वो आपके ईएसडीएम हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, वो चाहे पैथोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इन सभी की क्लासेस आएगी। मीडियम यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है तो इंग्लिश में रहेगी। और इसके साथ में सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग कोर्स रहेगा। इसमें कैरियर के लिए भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाने वाला है। सबसे पहले अपन इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं बेटा। इसमें ऑल क्लासेस होगी, ऑल क्लासेस मतलब सभी टॉपिकों की, सभी सब्जेक्टों की क्लासेस। इसके साथ में ऑल नोट्स रहने वाले हैं, ऑल नोट्स रहने वाले हैं। गैस पेपर और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन रहने वाला है। गैस पेपर और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन भी इसी में आपके इंक्लूड रहेगा। और इसके साथ में इसमें आप सभी के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल भी आएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल क्या होगा? इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आप सभी के लिए रहेगा। जैसे कि आप डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो रमेश जी सर सोइल पढ़ा रहे हैं तो सोइल के लिए क्या लेकर आएंगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। कि सर ये होगा या आप ऐसे ही बता रहे हो? बेटा ऐसे बताने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो डेमो के तौर पर आप देख सकते हो सोइल 1:1। 1 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 का मतलब फर्स्ट ईयर में हो, 2 का मतलब क्या होता है? सेकंड सेमेस्टर में। इसका मतलब सोइल का इस सेमेस्टर में एक ही क्या है? ये पहला सब्जेक्ट है। इसके साथ में सोइल फर्टिलिटी और इसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, और इसके साथ में ही हिस्ट्री ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड सोइल फर्टिलिटी, मतलब इसकी हिस्ट्री बताने वाले हैं। अब बेटा आप सोचोगे कि सर आप बोलते हो हमेशा कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास कैसे होगी। सबसे पहले सर आपको बताएंगे कि प्लांट न्यूट्रिशन ये वर्ड आया तो ये वर्ड आया कहां से, इसकी जरूरत कैसे पड़ी अपने को, और ये सोइल फर्टिलिटी आ रहा है तो इसकी जरूरत कहां से पड़ रही है मृदा उर्वरता की, किसने पहले लाया, किसने बताया होगा और क्यों इसको यूज में लिया होगा फील्ड में, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं बेटा, आपको खाने की जरूरत होती है, रोटी वगैरह खाते हो, इससे क्या मिलते हैं कि सर इससे हमारे को न्यूट्रिशन मिलता है। तो वैसा प्लांट को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए कि सर बिल्कुल चाहिए, तो प्लांट न्यूट्रिशन हो जाएगा। और अपनी हेल्थ क्या रहती है कि सर बहुत अच्छी रहती है, अच्छा खाना खा लेते हैं तो मतलब अपनी हेल्थ अच्छी है, मतलब मर्दा की जो हेल्थ है उसको सोइल फर्टिलिटी से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये अपने हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या दे रखा है? इसमें हिस्ट्री दे रखी है, सभी वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं कि इसके फादर कौन है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, सोइल केमिस्ट्री के। इसके साथ में ही जो लॉ ऑफ मिनिमम दिया था ये है क्या और दिया किसने था? लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए दिया था जो अपने जस्टिस वॉन लिबिग ने, जेविन लिबिग ने। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर।
कि सर फाउंडेशन के तौर पर कैसे पढ़ाएंगे। इसमें देखो सबसे पहले हु इज द कंसिडर्ड फादर ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब फील्ड एक्सपेरिमेंट के फादर कौन है, यहां पर आपको बताएंगे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसके फादर कौन है, वो आपको सर बताएंगे। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर सोइल फर्टिलिटी के माध्यम से आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी चीजें बताएंगे। मतलब यहां तक तो हो गया आपके कंपटीशन लेवल पर, सॉरी जो आपके सेमेस्टर लेवल पर, और नीचे की ओर आपको कंपटीशन लेवल पर सर पढ़ाने वाले हैं, और शानदार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सारी चीजें समझाएंगे। लाइव क्लासेस रहेगी, लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में ही वहां पर भी नहीं करते हो एप्लीकेशन पर कर सकते हो। आपकी जो डाउट सॉल्यूशन की है वो क्लासेस रहेगी, और मेरे हिसाब से इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपने क्लासेस ली होगी और उनसे अनुभव प्राप्त किया होगा कि कैसा अनुभव रहता है ब्राइट एग्रो क्लासेस के द्वारा पढ़ने पर, ठीक है। तो अब ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आप सर से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। इसके साथ में ही अगर कोई भी साथी यूट्यूब पर देख रहा है, आज ही ऐप डाउनलोड करो, ब्राइट एग्रो क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और जितने भी साथी बैच में जुड़े हुए हैं या फिर इसके साथ में यूट्यूब पर देख रहे हैं, नंबर लिख लीजिए बेटा, आपके बड़े भाई के नंबर है, ब्राइट एग्रो क्लासेस आपकी फैमिली के नंबर है 8690596638। इन नंबरों को सेव कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, और इसके साथ में ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेगी। डेमो क्लासेस आप आगे तक देख सकते हो, और इसके अलावा पैथोलॉजी वगैरह, एंटोमोलॉजी वगैरह मैं लेकर आने वाला हूं आप सभी के लिए जल्द। तो सर से आप कांटेक्ट कीजिए और पढ़िए आगे का टॉपिक, ठीक है सर। जी धन्यवाद सर। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार और शुरुआत करते हैं आज हमारी पहली क्लास की, जो कि बहुत ही अच्छे शुभ अवसर पर, आज सरस्वती माता का दिन है, तो सरस्वती माता के दिन के साथ ही हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। और सरस्वती माता की जयकार लगाते हुए सारी चीजों को हम जो है कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। देखो सर ने बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताई है, उनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, ठीक है। सारी बातें सर ने बता दी है, क्या रहने वाला है, क्यों है, कैसे है, सारी चीजें, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं और ऐड कर देता हूँ। देखो अब हर बार तो हम ये करते थे कि मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य होता था कि इस सेमेस्टर को क्लियर करवाया जाए, बच्चों के बेक नहीं आनी चाहिए, अच्छी ओजीपी के साथ बच्चे जो है सेमेस्टर को क्लियर करें। लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, जब फोर्थ ईयर हम पास कर लेते हैं उसके बाद में ये अनुभव होता है कि सर अब क्या करें, कंपटीशन के लिए तैयारी करें या जॉब के लिए कुछ करें, तो वहां पर आकर हमारे जो है दुविधा हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज से निपटने के लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर साथ के साथ ही तैयारी करते चलेंगे। ये मान के चलो कि आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होगा कि हम अलग से कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चीजें भाई मेनली आपके सेमेस्टर की ही चीजें हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की ओर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, जीआरएफ में कैसे क्वेश्चन आए थे, प्रीपीजी में कैसे क्वेश्चन आए हैं, या मान लो कोई एग्जाम हुआ है डब्ल्यूओ का, एओ का, तो वहां से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारी चर्चाएं भी हम जो है क्लास में ही कर लेंगे। इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, इसके साथ आप ये भी सोचोगे कि यार ये चीज मेरे फ्यूचर में काम में आने वाली है, ठीक है। कंपटीशन लेवल की चीज है, कंपटीशन में काम में आने वाली है, तो आपका खुद का भी उसमें इंटरेस्ट रहेगा और आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारा जो नया आप कह सकते हो कि एक तरह का हमारा विचार है, आइडिया है, या आपको कैसा लगा ये तो बातें आप बताओगे ही, साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करोगे, ये चीजें भी आप ध्यान रखोगे। देखो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में जो आपका पहला सेमेस्टर था उसमें सारी बातें की थी, सॉइल क्या है, ठीक है, उसके फंडामेंटल। जैसे आप प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में जैसे ही किसी सेमेस्टर में जाते हो तो वहां पर आपको एक फंडामेंटल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चाहे सॉइल हो तो सॉइल का फंडामेंटल होगा, एग्रोनॉमी है एग्रोनॉमी का फंडामेंटल होगा। पहले आपको फंडामेंटल बताया जाता है, उसके बाद में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। कहां पे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल से एडवांस पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बेसिक चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में हम थोड़ा एडवांस चलते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सॉइल साइंस का फंडामेंटल पढ़ा था, आपको पता है, तो पिछले सेमेस्टर में पूरी बातें क्लियर की थी हमने, ठीक है। अब उसी से आगे बढ़ के थोड़ा सा हम ये कह रहे हैं कि सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की बात करो, ठीक है। क्योंकि किसान क्या कर रहे हैं, किसान आजकल कंटिन्यू, ये कंसेप्ट आया कहां से भाई, हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा क्यों क्लियर होता है ना, तब आगे की चीजें हमें दिखने लग जाती है। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों
ठीक है। तो क्यों का कारण ये है दोस्तों कि आजकल क्या हो रहा है, लगातार हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स है उनका यूज करते हैं, उसकी वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, कंटिन्यू कम होती जा रही है। हमें प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन वो प्रोडक्शन हाई कॉस्ट पे आ रहा है। जब हम बहुत ज्यादा उर्वरक देते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में हमें प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। इसका मतलब कम, यदि हम कॉस्ट कम कर दे तो प्रोडक्शन हमारा गिर जाएगा, ठीक है। और ये जो हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज में ले रहे हैं इसको भी हम कंटिन्यू नहीं रख सकते, ठीक है। हमेशा के लिए इतना जो प्रोडक्शन है वो हम इसी मात्रा के साथ, इसी खरपतवारों की मात्रा के साथ नहीं कर सकते कंटिन्यू, ठीक है। तो उस चीज से निपटने के लिए ये कंसेप्ट आते हैं कि हम कहते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करो, हम ये कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो, ठीक है। उसी प्रकार से आपके देखने को मिलता है कि सॉइल फर्टिलिटी का मैनेजमेंट करो, यानी कि हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट को बनाए रखना है, मिट्टी की हेल्थ को बनाए रखना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवा पाए। तो ये चीजें होती है, ये आजकल के लिए बहुत जरूरी हो चुकी है, अभी का जो टाइम है उसके लिए बहुत जरूरी हुई है। और अभी हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर ध्यान देने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। बाद में जब टाइम निकल जाएगा, उसके बाद में जब मिट्टी पूरी तरह से खराब हो जाएगी तब क्या फायदा, फिर हम उसको वापस से सुधारेंगे, वो सुधरेगी नहीं सुधरेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो बाद की बात है। तो वहां तक जाना ही नहीं चाहते हम, पहले ही जो है जो भाई आने वाली समस्या का पहले ही समाधान करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो आपका कोर्स है ये यही बताने वाला है कि किस प्रकार से हम फर्टिलिटी को मैनेज करेंगे। अब देखो दो चीजें हैं यहां पर, हम ये कह रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी में कि सॉइल के बारे में तो बेसिक चीजें आपको पता ही है, लैटिन वर्ड है, हम कहते हैं कि फ्लोर उसका अर्थ होता है, सोलम से ये ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें तो हम पहले ही देख के आ चुके हैं, डोकोचेव इसके फादर माने जाते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं पेडोलॉजी रिडोफोलॉजी दो मेजर कंसेप्ट होते हैं। पेडोलॉजी में हम मुख्य रूप से वो बातें करते हैं जो कि ओरिजिन से, क्लासिफिकेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होती है, ठीक है। और जो इडेफोलॉजी है उसमें हम ये बातें करते हैं कि प्लांट का किस प्रकार से सॉइल के साथ रिलेशन है, ठीक है, उस संबंध का अध्ययन करते हैं कि कैसे प्लांट न्यूट्रिएंट ले रहा है, जो मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट कैसे दे रही है, ये सारी चीजें, ये जो प्लांट के रिलेशन में हम अध्ययन करते हैं ये सारा आपका इडेफोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें तो हमने कवर कर ही नहीं थी। अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है फर्टिलिटी। अब देखो फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है उसका मतलब क्या है। तो हम ये कहते हैं कि सॉइल की न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाने की कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू जो अपने प्लांट्स है, जो भी हमने क्रॉप उगा रखी है उसको, यदि कोई भी जो आपकी सॉइल है, मिट्टी है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रही है तो वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने की जो क्षमता है वो उसकी फर्टिलिटी से पता चलती है। यदि लो फर्टिलिटी है इसका मतलब मिट्टी में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा पाए। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मान लो जो आपकी मिट्टी है उसकी बायोलॉजी खराब है, बायोलॉजी का मतलब उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर कम है, उसमें जो माइक्रोब्स है उसकी संख्या कम है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या मान लो कोई और रीजन हो सकता है। तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन किसी भी रीजन से हो, यदि कम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने की क्षमता है तो वो लो फर्टिलिटी है, और यदि अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रही है कोई मिट्टी तो मतलब उसकी हाई फर्टिलिटी रेट है, यानी कि हाई फर्टिलिटी है, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है, ये आपके फर्टिलिटी होती है, ठीक है। तो प्रोवाइड एबिलिटी ऑफ प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट, ठीक है। ये आपके फर्टिलिटी होती है। मुख्य रूप से हम एक लाइन है उसमें समझना चाहिए तो एक प्रोडक्टिविटी भी आपने सुना होगा, सॉइल प्रोडक्टिविटी, तो उसकी भी हम बात करेंगे। हम कहेंगे कि सॉइल प्रोडक्टिविटी वह क्षमता को, उस क्षमता को बताने का काम करती है जो मुख्य रूप से प्रोडक्शन पर जो है बात करता है, यानी कि ये क्या करती है, फर्टिलिटी प्लस आपके मैनेजमेंट को बताती है। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो आपके फर्टिलिटी प्लस मैनेजमेंट को बताती है कि कोई मैनेजमेंट किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है। मान लो किसी की सॉइल तो बहुत अच्छी है, सॉइल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो किसान या मान लो उसको जो मैनेज करने वाला है वो सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहा है,
टाइम टू टाइम जो है पानी नहीं दे पा रहा है, या मान लो सही बीज नहीं डाल पा रहा है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, वो सारी जो टिलेज करने की जो प्रोसेस है, टिलेज नहीं कर पा रहा है, ये जो कारण है ये आपके किस में आ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर, मैनेजमेंट प्लस फर्टिलिटी मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। और फर्टिलिटी का मतलब सीधा है एबिलिटी ऑफ ए सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपके फर्टिलिटी का जो सिस्टम है वो भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद में आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि सभी को एक लेवल पे बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही दे रहे हैं, ठीक है, जो हम फर्टिलाइजर देते हैं उसके रूप में सिर्फ नाइट्रोजन दे रहे हैं, सिर्फ जो है फास्फोरस दे रहे हैं, पोटाश दे रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट दे ही नहीं रहे हैं। तो ये क्यों जरूरी है, अभी हम लॉ भी पढ़ेंगे जब हम ये कहेंगे कि आपका जो लीबिक का जो लॉ है वो ये कहता है कि जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी है वो मेजरली प्रभावित होती है मुख्य रूप से लिमिटिंग फैक्टर से। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब जो न्यूट्रिएंट सबसे कम मात्रा में है वो ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसको, प्रोडक्शन को। आप जो ऊपर है ज्यादा मात्रा में है वो कितना ही दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें जो है आपके लॉ ऑफ मिनिमम में सबसे पहले आपके जो लीबेग है उन्होंने बताई थी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपका कोर्स रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और इसमें सारी चीजें इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आई होप आपको सारी चीजें यहां तक समझ में आ रही होगी। इस सिलेबस का जो पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, उसकी हम बात करें तो ये आपके हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब सर हिस्ट्री किस काम की, अब ऐसा तो है नहीं कि सोइल फर्टिलिटी में कोई राजा महाराजा लड़ रहे थे तो युद्धों का कोई वर्णन करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हिस्ट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर हिस्ट्री का मतलब है कि कब किस न्यूट्रिएंट की खोज हुई, कौन से वैज्ञानिक ने क्या बात बताई, ये जो सारी बातें हैं ये आपके मुख्य रूप से किस में आएगी, हिस्ट्री में। भाई जो वो वैज्ञानिक थे उन्होंने वाटर को एकमात्र न्यूट्रिएंट के रूप में बताया, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सॉइल को एकमात्र न्यूट्रिएंट के रूप में बताया कि पौधों को सभी प्रकार की जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से मिल रहे हैं, सॉइल से मिल रहे हैं। तो ये बातें जो कंटिन्यू होती आ रही है, ठीक है, जो कार्बन के बारे में किसने क्या कहा, ऑक्सीजन के बारे में किसने क्या कहा, ठीक है, ये जो बातें हैं इनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री में मुख्य रूप से, कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कब क्या क्या घटनाएं देखने को मिली, और आगे चल के किस प्रकार से सॉइल फर्टिलिटी एक मेजर इश्यू बन गया, मेजर जो है हम कह रहे हैं मैनेजमेंट का एक पार्ट बन गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम हिस्ट्री के रूप में देखेंगे, ये हमारी हिस्ट्री रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको ही देना है, कोई और नहीं आएगा वहां पे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये सारी बेसिक बातें हैं, फर्स्ट ईयर में आपको सब क्लियर है पहले कि क्या होता है ये, ठीक है। सॉइल क्या है, इसको हम वैसे SSAC 121 इसके रूप में कोर्स कोड के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉइल लिख रखा है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट इसका टाइटल रहने वाला है, ठीक है। ये क्या है, आपका टाइटल है, कोर्स का टाइटल है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब वही होता है कि मुख्य रूप से जो कि पौधों के लिए आवश्यक है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो कि पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उनके विकास के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम एज ए न्यूट्रिएंट जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपके फ्रांसिस बेकन है इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, सजेस्ट दैट द प्रिंसिपल नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, एक तरह से क्या होता है, पोषण, यानी कि पोषण का जो मुख्य आधार है ऑफ प्लांट, प्लांट के लिए पोषण का जो मुख्य आधार है वो वाटर है। पहले क्योंकि इतनी एडवांस स्किल नहीं थी हमारे पास कि हम जान पाए कि क्या सिस्टम चल रहा है पौधों के मध्य, ठीक है। तो पहले ये देखा जाता था कि प्लांट को यदि हम पानी डाल रहे हैं तो वो जीवित रह रहा है, यदि उसको पानी नहीं डाल रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो प्लांट मर जा रहे हैं। इसका मतलब पहले वैज्ञानिकों को इतनी ही बात दिखी कि पानी है तो प्लांट है, पानी नहीं है तो पौधा भी नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो वाटर है। तो इन्होंने भी यही कहा कि पोषण के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है, पानी है। और ये आपके बेकन ने सबसे पहले बताया था। बात समझ में आ गई, क्योंकि उस टाइम तक यही बात दिख रही थी। अब जो हमें दिखता है आज, हमें जो है एआई के बारे में क्या दिख रहा है कि एआई ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि वो लगभग जो है ह्यूमंस के बराबर आने वाली है। हालांकि अभी वो टाइम है, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, लेकिन आगे चल के क्या पता क्या हो जाए।
तो ये हमें पता नहीं है। तो जो चीजें अभी हमें संभावना के तौर पे दिख रही है उन्हीं के बारे में हम कहेंगे, आगे के बारे में कैसे कह सकते हैं। तो उस टाइम पे जो संभावना दिख रही थी वो यही थी कि प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के लिए मुख्य जो आधार है वो वाटर है, ठीक है। And the main purpose of soil was to keep plant erect and protect them from the heat and कोल्ड। और इन्होंने ये भी बताया कि सोइल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो सोइल है उसका मुख्य उद्देश्य है कि प्लांट को हीट और कोल्ड से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। बस ये काम है सोइल का। उनको ये पता नहीं था कि मेजर चीज सोइल ही है, सोइल से ही सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, उस टाइम तक ये पता नहीं था, ठीक है। तो पानी को मुख्य आधार मान लिया और सोइल को कह दिया कि ये हीट से और कोल्ड से बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके हेलमंट नाम के वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। हेलमंट नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा, रिपोर्ट दैट वाटर वाज द सोले न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। इन्होंने भी वही बात कही, इन्होंने भी कहा कि एकमात्र जो न्यूट्रिएंट है पौधों में वो सिर्फ पानी है, यानी कि पानी के द्वारा ही पौधों में सब कुछ हो रहा है, पानी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात किसने बता दी, आपके जो हेलमंट है इन्होंने बताई, ठीक है। तो इनकी बात और इनकी बात सिमिलर सी थी, बस थोड़ा सा कहने का फर्क था, ठीक है। और इनने थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया था, इन्होंने सिर्फ एक लाइन सीधी सीधी बोलती। इसके बाद में बोयल नाम के, रॉबर्ट बोयल नाम के वैज्ञानिक आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने कंफर्म भी किया किसको, वॉन हेलमंट की बात को, फाइंडिंग एंड प्रोवाइड दैट द प्लांट सिंथेसाइज्ड साल्ट स्प्रिट एंड ऑयल फ्रॉम द H2O। इन्होंने ये कहा कि पौधे में जितना भी साल्ट बन रहा है, नमक के तौर पे जो लवण बन रहे हैं, जो आपके और पदार्थ बन रहे हैं और ऑयल बन रहा है, ठीक है, ये सारे किससे बन रहे हैं, पानी से ही बन रहे हैं, ठीक है। और काफी हद तक सही भी कहा है, गलत क्या बात है। आज ग्लूकोज बनता है तो सिंथेसिस द्वारा बनता है और पानी उसमें जरूरी होता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए पानी जरूरी होता है, वसा के निर्माण के लिए पानी जरूरी होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बातें इनकी सही थी, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं था उस टाइम तक, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, बोयल ने ये कहा। इसके बाद में ऑर्थर यंग आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्थर यंग ने कहा, क्या कहा, तो ऑर्थर यंग ने क्या कहा, एक पहले तो कंडक्ट किया एक प्लॉट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द बार्ले एज ए टेस्ट क्रॉप अंडर द सैंड कल्चर कंडीशन। देखो सैंड कल्चर कंडीशन क्या है, मुख्य रूप से एक तरह की फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है। प्लॉट जो है, प्लॉट वो पोट का मतलब क्या होता है, पोट का मतलब होता है गमला, ठीक है। किसका, एक गमले के रूप में इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, ठीक है, टेस्ट किए एक तरह के। अब टेस्ट में इन्होंने क्या पाया, ही एडेड द चारकोल, एक बार इन्होंने चारकोल डाला, उसमें जो पोट है उसमें ट्रेन ऑयल डाला, पोल्ट्री डग डाला, जो आपके स्पिरिट ऑफ वाइन है वो डाला, इसके अलावा ओइस्टर सेल डाले। ये ऑर्गेनिक पदार्थ है एक तरह से। वेरियस अदर मटेरियल कंक्लूड दैट द सम दीज मटेरियल प्रमोटेड हायर प्लांट ग्रोथ। इन्होंने ये सारी चीजें डाल डाल के देखी, ठीक है, अलग अलग चीजें डाल के देखी। अब मान लो ये पोल्ट्री डग डाला तो क्योंकि ये तो खाद है एक तरह की, तो इससे क्या हुआ, इससे ग्रोथ बढ़ी, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे थे जिन पे ग्रोथ का कोई प्रभाव नहीं आ रहा था। अब चारकोल से इनसे क्या रिलेशन है, प्लांट का कोई रिलेशन। अब ऑयल जो ट्रेन ऑयल है उससे क्या रिलेशन है, ठीक है, तो इनसे कोई प्रभाव नहीं आया, ये प्लांट पे इफेक्ट डाल रही थी, लेकिन जो है प्रभावित करने वाले कारक थे उनमें मुख्य रूप से पोल्ट्री डग था। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो है इन चीजों से, जो ये हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, इनसे प्लांट का कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ग्रोथ में क्या देखा, इफेक्ट देखा, ये सारी चीजें डाल डाल के, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक तरह का जो सैंड कल्चर कंडीशन में जो है एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग चीजें डाल के देखी। इसके बाद में प्रिस्टले के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपके जो है आगे चल के हम न्यूट्रिएंट्स में और पढ़ेंगे कि इन्होंने एसेंशियलिटी ऑफ O2 फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि पौधों की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ये बात बता दी थी। और ये कब बताई, लगभग 1800 के टाइम पे, यानी कि काफी पहले ही बता दी थी, ठीक है। यानी कि इन्होंने बहुत अच्छी बात क्या बताई कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आप कह रहे हो पानी जरूरी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो भाई मिट्टी जरूरी है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है, किसके लिए, पौधों के लिए। और आज हम जानते हैं कि पौधों के लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए ऑक्सीजन, और जितने भी जीव हैं उनके लिए, सबके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो यही बात आपके प्रिस्टले ने बताई थी, इस चीज को जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स के लिए जो एसेंशियलिटी है ऑक्सीजन की, वो किसने बताई थी, ठीक है।
तो ये प्रिस्टले ने बताई थी। इस चीज को आप एज ए जो है कंपटीशन लेवल पे ध्यान रख सकते हो, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं बोसिंगर्ट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे है, हम ये कह रहे हैं फ्रेंच केमिस्ट जो है मुख्य रूप से केमिस्ट्री के काम करते थे, कंडक्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, फील्ड एक्सपेरिमेंट। जो आपके पहले वाले वैज्ञानिक थे, यंग ऑथर की बात करें हम, ठीक है, उन्होंने जो बात की थी वो मुख्य रूप से एक पोट कल्चर के रूप में उन्होंने एक जो अपना ही है मीडियम तैयार किया, एक छोटा पोट तैयार किया, उसमें डाल डाल के देखा, ठीक है, अलग अलग चीजें, और प्लांट ग्रोथ पे उन्होंने क्या की, स्टडी की। लेकिन इन्होंने क्या किया, फील्ड में सारी चीजें, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो है आपका एक्सपेरिमेंट किए वो सारे फील्ड में किए, ठीक है। जो आपके हम कह रहे हैं भाई नेचुरल कंडीशन में मिट्टी में जो चीजें हैं उस हिसाब से ही इन्होंने क्या किया, सारे एक्सपेरिमेंट किए। मेंटेन ए बैलेंस शीट, और इन्होंने सारी चीजें, बैलेंस शीट का मतलब हो गया सारी चीजें लिखी, ठीक है, कौन सी चीज कितनी डाली, उससे कितना प्रभाव आया, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी, एक तरह से जो है रिकॉर्ड रखा। उसके बाद में ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू द कंडक्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। आगे बात समझ में, हम क्या कह रहे हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट के फादर माने जाते हैं। आजकल हम अधिकतर चीजें फील्ड एक्सपेरिमेंट से ही सीखते हैं। यूनिवर्सिटीज में जाके आप देखो, कोई भी चीज हो रही है उसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। मान लो आपने कोई नई किस्म बनाई, अब आपने पेपर पे किस्म बना ली, आपने उगा उगा कर देख ली सारी चीजें, लेकिन फील्ड में जब तक उसको उगा कर नहीं देखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही जो है आपके प्लांट टिश्यू कल्चर में है। मान लो आपने प्लांट जो लेबोरेटरी है उसमें नया पौधा तैयार कर लिया, लेकिन जब तक उसको फील्ड में नहीं उगाओगे तब तक फायदा नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी में कितना उगा लोगे उसको, ठीक है। तो फील्ड में उतारना बहुत जरूरी है, और फील्ड में कब उतारोगे, जब आप उगा कर देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले उगाकर जो एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, जो फील्ड में जो एक्सपेरिमेंट किए वो आपके बोसिंगर्ट ने किए थे। और यहां से भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो कौन है, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, और ये वैज्ञानिक तो आपको मतलब इतने ज्यादा देखने को मिलेंगे जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, सॉइल केमिस्ट्री की, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करते हैं, सॉइल केमिस्ट्री की बात करते हैं, जस्टिन वॉन लीबिग का नाम सबसे आगे रहता है। सॉइल फर्टिलिटी में बात कर लो, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों में बात कर लो, लॉज की बात कर लो, इन सब में इनका बहुत जो है योगदान रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े से और आगे एडवांस बनते हैं, और इन्होंने क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें बताई है जो आज भी काम में आ रही है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं लीबिग के बारे में। इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ कार्बन इन द प्लांट्स कम फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एक बात तो इन्होंने ये कही कि कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, CO2 की वजह से आ रहा है, ठीक है। यानी कि एनवायरनमेंट में जो CO2 है वो प्लांट में जा रहा है किसी भी प्रकार से। अब कैसे जा रहा है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट से ये देख लिया है कि CO2 कहाँ जा रहा है, प्लांट्स में जा रहा है। और काफी हद तक सही बात कही है। कैसे कही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्या हो रहा है, यही तो है प्रकाश संश्लेषण। जो वायुमंडल में CO2 है उसका यूज करके प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण है, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने कही है कि एनवायरमेंट से जो है आपके जो CO2 है वो जा रही है किसमें, प्लांट में जा रही है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा था कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा है, ये बातें इन्होंने बता दी थी। इसके बाद में इन्होंने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं, H2O से, यानी कि पानी से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये बात भी इन्होंने काफी हद तक सही कही थी, कोई बात नहीं है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी आज हम देखते हैं, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम ये कहते हैं CO2 था, H2O था, और साथ में यहाँ पर क्लोरोफिल है, और यहाँ पर क्या है आपके लाइट है, दोनों चीजें की उपस्थिति में। तो ये जो है किसमें चेंज हो जाता है आगे चल के, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपके टूट के आगे क्या करता है, ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलता है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि प्लांट जो है मुख्य रूप से ऑक्सीजन प्लांट्स को कहां से मिल रही है, जल से मिल रही है, और हाइड्रोजन भी वहीं से मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर जो है आपके कार्बन तो दिखाई दे रहा है, और इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। अब ऑक्सीजन भी यहाँ पर दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन यहाँ चले जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ से आएगा ना। तो हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है, अतिरिक्त जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है, एनवायरमेंट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी इन्होंने
सही कही थी। इसके बाद में आ जाता है एक और बात इन्होंने कही, एल्केलाइन मेटल आर नीडेड फॉर द न्यूट्रलाइज, ठीक है, एल्केलाइन मेटल्स आर नीडेड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड फॉर्म बाय प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इन्होंने क्या कहा कि यदि हमें जो आपके ये प्लांट्स है, ठीक है, इन्होंने फिर कहा कि प्लांट्स है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा एल्केलाइन मेटल्स को, वो एसिड्स को, ठीक है, एसिड को क्या कर रहे हैं, एल्केलाइन मेटल्स के द्वारा क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अपने शरीर में। ये बात भी इन्होंने बहुत अच्छी और तगड़ी बात कही है भाई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें कहना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, ये बिल्कुल आसान बात नहीं है। आजकल हमें ये लग रहा है कि अरे ये कोई बड़ी बात है क्या, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देख ली उसके बाद में, लेकिन उस टाइम पे इतना कुछ पता नहीं था कि ये चीजें भी होती है, एसिड भी होता है, बेस भी होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ये चीजें बताना और फिर ये रिजल्ट देना बहुत जो है बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो जो प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उनके द्वारा एसिड्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, किस, जो ये आपके एल्केलाइन मेटल्स है इनके द्वारा, ठीक है। फास्फोरस इज नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन, ये बात भी तगड़ी बता दी इन्होंने तो, ठीक है। आज भी हम पढ़ते हैं कि फास्फोरस किसके लिए जरूरी है, सीड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। सीड बनाना है तो फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी। हम कहते हैं पोटास जो है डायरेक्ट क्या करता है, क्वालिटी को प्रभावित करता है, और सीड का जो आकार है, सीड का जो फॉर्मेशन है वो किससे प्रभावित हो रहा है, फास्फोरस से प्रभावित हो रहा है। तो ये बात भी इन्होंने बहुत अच्छी बताई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि जो जस्टिन वॉन लीबिग है इन्होंने ये बात भी कही थी कि फास्फोरस इज नेसेसरी फॉर द सीड फॉर्मेशन। बहुत ही अच्छी और तगड़ी वाली बात है कहने का मतलब, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं प्लांट एब्जॉर्ब एवरीथिंग फ्रॉम द सॉइल बट एक्सक्रेट नॉन एसेंशियल मटेरियल थ्रू देयर रूट्स, यानी कि क्या करते हैं, ये इन्होंने कहा कि प्लांट जो है अधिकतर जो चीजें हैं, एवरीथिंग का मतलब हो गया लगभग सारी चीजें सोइल से ही लेते हैं, ठीक है भाई। प्लांट्स कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोइल से ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन एसेंशियल मटेरियल को क्या कर देते हैं, रूट्स में ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है भाई। लेते अधिकतर चीजें हैं कहां से, सोइल से ही लेते हैं। तो ये बात भी इन्होंने बहुत अच्छी कही है, ठीक है। तो ये बातें, ये जो पांचों चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन में कहीं से भी, यहाँ से जो है कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में जब हम ये कहते हैं कि न्यू टाइप में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि न्यू टाइप में अधिकतर ऐसी छोटी चीजें ही आती है, ठीक है। अब जो है आपके हिस्ट्री से संबंधित हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो हिस्ट्री से छोटा क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, न्यू टाइप वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बहुत अच्छी बताई और ये भी उनको बहुत महान बनाती है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कभी नाइट्रोजन दे रहे हैं, कभी यूरिया दे रहे हैं, ठीक है, और कभी हम जो है मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डाल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिट का मतलब प्रभावित होती है बाय द न्यूट्रिएंट दैट इज अवेलेबल इन द लिस्ट अमाउंट। ये बात बहुत तगड़ी कही इन्होंने, ठीक है। क्या कहा कि जो न्यूट्रिएंट मिट्टी में सबसे कम मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट मिट्टी में सबसे कम मात्रा में अवेलेबल है वो ही सबसे ज्यादा ग्रोथ को प्रभावित करता है, यानी कि वो ही डिसाइड करेगा कि प्लांट कितनी ग्रोथ करेगा या कितनी नहीं करेगा। और ये बात आज तक सत्य है, तभी तो हम इस नियम को पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम दिया किसने था, तो जो आपके लीबिग है इन्होंने दिया था, पहली बात तो ये। और दूसरी बात इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि जो आपके सोइल है और सोइल में जो लिस्ट न्यूट्रिएंट है, लिस्ट का मतलब सबसे कम वाला जो न्यूट्रिएंट है वो ही आगे चल के किसको प्रभावित करता है, ग्रोथ को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे समझते हैं आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सफिशिएंट मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। फास्फोरस लगभग जो है जितना पौधे को चाहिए उतना है, लेकिन पोटास की मात्रा कम है। किसकी मात्रा कम है, पोटास की मात्रा कम है। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चाहे आप ज्यादा दे दो चाहे कम दे दो, क्योंकि ये तो सफिशिएंट मात्रा में पौधे को अवेलेबल हो गए। अब ऊपर से इनको दोबारा से डालने का कोई फायदा
नहीं है। लेकिन जब तक आप इस पोटास की पूर्ति नहीं करोगे तब तक पौधा क्या नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। ये बात इन्होंने सबसे पहले बताई। आजकल तो हमें बिल्कुल जनरल बात लग रही है कि हाँ कम होगा तो फिर जो है इसकी डिफिशियंसी आएगी तो पौधा ग्रोथ कैसे करेगा, लेकिन उस टाइम तक ये चीजें पता नहीं थी। तो उस टाइम पर ये बात बताना कि जो सबसे कम न्यूट्रिएंट है, कम न्यूट्रिएंट वाले अमाउंट, जो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में है वो ही सबसे ज्यादा ग्रोथ को प्रभावित करता है। ये चीज भी जो है आपके बहुत अच्छी और बहुत अलग चीज है इनकी, इसलिए आज भी हम इस लॉ को पढ़ते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट इज इन एक्सेस, चाहे दूसरे न्यूट्रिएंट कितनी ही अधिक मात्रा में हो, यूरिया कितना ही पड़ा हो, यूरिया का मतलब नाइट्रोजन कितनी ही मात्रा में पड़ा हो मिट्टी में, लेकिन जब तक इसकी मात्रा जो है सफिशिएंट नहीं होगी तब तक ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अब चाहे आप यूरिया कितना ही दे लो, फास्फोरस कितना ही दे लो, आयरन कितना ही डाल लो, कैल्शियम कितना ही डाल लो, अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तो फर्क उस लिमिटेड, उस लिस्ट न्यूट्रिएंट से ही पड़ेगा जिसकी कमी है। ठीक है, तो ये बात किन्होंने बताई थी, ये बात आपके जस्टिन वॉन लीबिग ने बताई थी, और इन्हीं के इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। यही बात दोबारा से आप पढ़ सकते हो, द लेवल ऑफ प्लांट प्रोडक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट अलाउ बाय द मोस्ट लिमिटिंग ऑफ द एसेंशियल प्लांट ग्रोथ फैक्टर, यानी कि जो प्लांट को प्रभावित करने वाला कारक है और जो सबसे कम कारक है, ठीक है, सबसे कम मात्रा में है, वो ही डिसाइड करेगा कि पौधा कितनी ग्रोथ करेगा। ठीक है, वही बात आपको यहाँ देखने को मिलती है, पौधा कितना जो है आपके वो देखने को मिलेगा। और यहाँ से ही फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किन को मानते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने 5-6 बातें वो बताई, ठीक है, कि प्लांट जो है अधिकतर न्यूट्रिएंट कहाँ से ले रहे हैं, सोइल से ले रहे हैं। इसके साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो है आपके प्लांट के लिए वाटर बहुत एसेंशियल है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, 5-6 चीजें हम पढ़ के आए ना, वो सारी चीजें इन्होंने बताई, और इसके साथ में ही लॉ ऑफ मिनिमम भी इन्होंने दिया। इसका मतलब इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, इसलिए हम इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री मान के चलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपके तैयार रहनी चाहिए, ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन्हीं को क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बहुत प्यारी प्यारी बातें बता दी थी, और वो सॉइल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से बहुत जरूरी थी। इनके अलावा भी कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने बाद में बहुत सारी बातें कही है, जैसे कि लॉव्स और गिलबर्ट ने, इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिश द परमानेंट मैन्योरियल एक्सपेरिमेंट एट द रोथमोस्ट एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड में कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। कंडक्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, लेकिन इनके बाद भी और 12 साल तक काम किया। कंक्लूड द फॉलोइंग, और इन्होंने कुछ ये निष्कर्ष निकाले। ठीक है, इन्होंने भी 12 साल तक काम किया है तो कुछ बातें तो बताई होंगी। ठीक है, तो इनकी बातें भी हम पढ़ लेते हैं। बाकी फील्ड एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं बोसिंगर्ट के नाम से। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर जो है लीबिग के नाम से बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्रॉप रिक्वायर बोथ फास्फोरस पोटास बट द कंपोजिशन ऑफ प्लांट एज डज नॉट डिटरमाइन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिक्वायर बाय द प्लांट। ठीक है, ये बेसिक बात है, इन्होंने बताया कि फास्फोरस और पोटास दोनों ही पौधों के लिए जरूरी है, लेकिन कंपोजिशन का जो है प्लांट एज के रूप में डज नॉट डिटरमाइन, हम जो है डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किसकी मात्रा कितनी आवश्यक है। ठीक है, ये बात है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी एडवांस चीजें थी नहीं, तो पता नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज कितनी चाहिए। ठीक है, लेग्यूम क्रॉप डज नॉट रिक्वायर नाइट्रोजन, ये कह रहे हैं कि लेग्यूम क्रॉप को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने कुछ क्रॉप्स में नाइट्रोजन कम दिया होगा, कुछ में फास्फोरस ज्यादा दिया होगा, तो नाइट्रोजन कम दिया, और जो लेग्यूम क्रॉप थी उनमें कम नाइट्रोजन के बाद भी ग्रोथ हुई, तो इन्होंने देखा भाई यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। तब तक इनको ये पता नहीं था कि इनमें जो है सिस्टम वो जो नाइट्रिफिकेशन है वो वाला है। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन का तब तक पता नहीं था, तो इन्होंने कहा कि जो नाइट्रोजन है उसकी कम आवश्यकता होती है या रिक्वायर नहीं होता है लेग्यूम्स के लिए। विदाउट नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ विल नॉट अकर, और यदि नाइट्रोजन बिल्कुल ही नहीं है तो प्लांट ग्रोथ होती नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ फास्फोरस एंड पोटेशियम अवेलेबल, ये भी होना जरूरी है। द अमाउंट ऑफ अमोनियम सप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर इन इनसफिशिएंट फॉर द क्रॉप नीड, इन्होंने ये भी बताया कि अमोनिया का जो सप्लाई है वो कहां से हो रहा है, एटमॉस्फेयर से हो रहा है, इनसफिशिएंट फॉर द
क्रॉप, और ये क्रॉप्स के लिए इनसफिशिएंट है क्योंकि उस टाइम तक इतनी चीजें पता नहीं थी ना, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके इनको जो चीजें समझ में आई वो इन्होंने बता दी। इसके बाद में है सॉइल फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन फॉर द सम ईयर यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर। हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये बातें भी इन्होंने बताई। इसके अलावा कहा कि बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द फ्लो लाइज इन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। सॉइल में जो नाइट्रोजन की कंपाउंड की मात्रा है वो आपके मुख्य रूप से इंक्रीज फेलो रख के, फेलो का मतलब जो है हम ये कह रहे हैं कि जब हम पड़त रखते हैं, फेलो को साधारण भाषा में हम समझना चाहे तो पड़त मतलब जब हम खेती नहीं करते हैं, खेत को खाली छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन का अमाउंट जो है बढ़ जाता है खेत में, ये बातें भी इन्होंने कही थी। ठीक है, तो जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ती है, हम जानते हैं कि पड़त जो है वो अच्छी रहती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वो बातें इन्होंने बताई। ये सारी बातें होने के बाद में आ जाते हैं रॉबर्ट वॉरिंगटन। वो रॉबर्ट वॉरिंगटन ने क्या कहा, तो इन्होंने, क्योंकि उस टाइम तक जो है फिर धीरे धीरे ये चर्चाएं होना स्टार्ट हो चुकी थी कि लेग्यूम्स क्या है ऐसी कि उनके पास जो नाइट्रोजन की, सभी क्रॉप्स को नाइट्रोजन जो है आवश्यक है, लेकिन जो आपके लेग्यूम है उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। तो उस पर फिर धीरे धीरे रिसर्च होने लगी, और रिसर्च होने लगी तो फिर नाम आया आपके वॉरिंगटन का। वॉरिंगटन ने क्या किया, ही डेमोन्स्ट्रेट that the nitrification can support by the carbon disulfide and chloroform। ठीक है, इन्होंने कहा कि आपका जो नाइट्रिफिकेशन है वो इनके द्वारा सपोर्ट होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, बट द एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अनस्टरलाइज्ड सॉइल कैन स्टॉप द प्रोसेस, ये बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप्स में फॉलो हो रही है, 2 स्टेप्स में चल रही है। पहली स्टेप क्या है, इन द फर्स्ट स्टेप अमोनिया इज कन्वर्टेड टू, पहली प्रोसेस में तो कहा कि जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपके नाइट्राइट है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, और बाद में जो नाइट्राइट है वो आपके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये बातें इन्होंने कही, काफी हद तक ये बातें भी ठीक थी इनकी, क्योंकि बाद में हम पढ़ते हैं कि जो आपके बैक्टीरिया हैं, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया है वो मुख्य रूप से यहाँ पर आपके नाइट्रोसोमोनास काम में आ जाता है और यहाँ पर आपके नाइट्रोबैक्टर काम में आ जाता है। ये दोनों मिलकर इसको क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और पौधे मुख्य रूप से इस अवस्था में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो काफी हद तक इन्होंने सही बातें कही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वॉरिंगटन का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि सबसे पहले इन्होंने नाइट्रिफिकेशन के 2 स्टेप्स के बारे में बताया था, इस प्रकार की चीजें इन्होंने कही थी। ठीक है, तो ये चीजें आपके है, और ये पहला टॉपिक था जो हमने चर्चा की है, बहुत ही प्यारा टॉपिक था। ठीक है, और जो है आपके बेसिक चीजें क्लियर करने वाला कि कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं हुई है। ठीक है, पहले हम जो है सोले न्यूट्रिएंट के रूप में, ये एकमात्र न्यूट्रिएंट के रूप में वाटर को मान रहे थे, फिर धीरे धीरे पता चला कि वाटर से अकेले से कुछ नहीं होगा, मिट्टी को भी जो है जरूरी है, फिर बाद में कहा कि मिट्टी से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर थोड़े दिनों के बाद में पता चला कि जो आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये वाटर से मिल रहा है। थोड़े दिनों के बाद में पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है, और वहीं से सारी चीजें सिंथेसिस हो रही है, वहीं से बन रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे प्रक्रियाओं का पता चलता गया, और आज जो सिचुएशन है वो आपको पता ही है, हम अधिकतर चीजों का जो है पता लगा चुके हैं। बहुत सारी चीजें हमारे क्लियर है कि लेग्यूम को नाइट्रोजन क्यों कम जरूरी है, ठीक है, अदर क्रॉप्स नाइट्रोजन क्यों ज्यादा मांगती है, ये सारी चीजें जो है हम आज पता कर पाते हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से, क्योंकि इन्होंने कुछ कह के गए थे, उसके बाद में और वैज्ञानिकों ने कुछ और कहा। ठीक है, उसी के जरिए जो है एक्सपेरिमेंट करते हुए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी था। अब क्या होगा, तो आगे हम जो है इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे, कल एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। ठीक है भाई, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, एसेंशियलिटी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या दिया, फिर न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन और वो बेसिक बातें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चंस है जिनका जो है आपको आंसर देना है, आपके लिए ही है। ठीक है, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी, क्योंकि पहले हम पढ़ के आए हैं ना, तो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें, फादर ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोसिंगट आपके इसमें आ जाएंगे। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीबिग इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में लॉ ऑफ मिनिमम
क्या स्टेट करता है, क्या कहता है, दैट प्लांट ग्रोथ इज लिमिटेड, यानी कि प्लांट जो ग्रोथ है वो आपके क्या होती है, लिमिट होती है, यानी कि कम हो जाती है या प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है इसको, मुख्य रूप से लिस्ट अमाउंट, यहां ध्यान देना है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द लिस्ट अमाउंट, जो न्यूट्रिएंट सबसे कम मात्रा में अवेलेबल है वो ही आगे चल के ग्रोथ को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विच साइंटिस्ट एस्टैब्लिश द एसेंशियलिटी ऑफ O2 फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ये बात किसने बताई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिस्टले ने ये बातें सबसे पहले, एसेंशियलिटी का मतलब वो था कि जरूरी है। ठीक है, तो एसेंशियलिटी ऑफ ऑक्सीजन किसने बताई, प्रिस्टले ने बताई थी, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है कि who is the proposed the most of carbon in plant come from atmosphere, ये क्वेश्चन आपको खुद को देना है, ये आपका जो है होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ के जाता हूं। ठीक है, हालांकि ये सारा होमवर्क ही है। ठीक है, आपको ढूंढना है और आपके जो जब आप नोट्स बनाते हो उस कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, और ये बात विशेष रूप से ध्यान रखो कि आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में फिर है ना एक एक पीडीएफ को खोलना और एक एक पीडीएफ को पढ़ना, क्योंकि हम मटेरियल तो अवेलेबल करवा देते हैं, एक एक पीडीएफ आपको देते हैं, लेकिन सभी को जो है एक एक पीडीएफ को आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही रखो, लेकिन उसको क्या करो एक शॉर्ट भाषा में, क्योंकि इसमें यहाँ देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि अधिकतर चीजें हमने क्या पढ़ी है, अधिकतर वैज्ञानिक है और उनके द्वारा कही हुई कोई छोटी बात है, तो इसको आप एक छोटे जो है आपके हम कहते हैं भाई 10 लाइन, लगभग 10 लाइन का एक छोटा नोट्स बना सकते हो। ठीक है, उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, क्योंकि इसको पढ़ने में यहाँ पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट में जब आप रिवीजन के तौर पे काम करते हो, क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू रिवीजन करना पड़ता है, रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब रिवीजन की बात आती है तब आप सीधा सीधा कि बेकन है, बेकन ने क्या कहा कि जो आपका ये है वाटर है, यही एकमात्र क्या है, प्रिंसिपल नरिशमेंट का काम करता है, न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। हेलमंट है, इन्होंने सॉलिड वाटर ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट बोल दिया। ठीक है, यानी कि प्लांट के लिए वाटर बहुत जरूरी है, वाटर ही एकमात्र जो है न्यूट्रिएंट का काम करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं शॉर्ट में आप बिल्कुल लिखोगे, और उससे क्या होगा आपके रिवीजन करने में, बाद में जब आप फास्टली रिवीजन करोगे सेमेस्टर के आसपास में, जब एग्जाम आएंगे तब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और साथ में कंपटीशन में भी वो चीजें आपके बहुत ज्यादा काम करेगी। ठीक है, तो जो हमारा काम है कि सेमेस्टर प्लस कैरियर, कैरियर का मतलब एक तरह से कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, कि सेमेस्टर के साथ हम कंपटीशन का भी कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो चीज हम क्या जो है साथ के साथ आपके साथ करना चाहते हैं, इसलिए आप इसमें हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आपको, सारी बातें आप इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें देंगे, कमेंट करेंगे, साथ में इस वीडियो को, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाने वाला है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जो एग्रीकल्चर आर्मी है आपकी, ठीक है, एग्रीकल्चर जो आर्मी है वो सभी इन्फॉर्म हो सके। ठीक है, क्योंकि जो है एक जवान, तो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि देश का जो मुख्य जवान है वो आपका सीमा पे लड़ रहा है, और एक जवान है जो देश के लिए, देश के लोगों का भरण पोषण करने के लिए मेहनत कर रहा है, और उन्हीं जवानों में आप भी आते हो, इसलिए आपको भी हम क्या मान के चलते हैं, आर्मी ही मान के चलते हैं। और आप आर्मी कौन सी हो, आप एग्रीकल्चर वाली आर्मी हो, इसलिए आपको हम एग्रीकल्चर आर्मी कहते हैं, AA हो आप तो। ठीक है, क्या हो, AA। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है, सभी को शेयर करना है आपको। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।